हेलो एंड वेरी लवली लवली गुड इवनिंग। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने 2.14 तक फिनिश अप करा था और मैंने कहा था आज के सेशन को हम बिगिन करेंगे 2.15 से। 2.15 को ध्यान से देखें, फटाफट अपने नोट्स वगैरह निकाल लें। थोड़ा सा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट्स भी हैं तो उनको भी ठीक कर लेना। सबसे पहले तो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ जी फोर्स इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे, पहले तो लास्ट ईयर की फिगर पहले दी हुई है और करंट ईयर की फिगर बाद में दी हुई है, करेक्ट। इक्विटी और सारी फिगर्स लैक्स में हैं और वो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 600 है, अब 800 है। कहाँ लिखेंगे? इसका मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल है और इसको हमने कहाँ लिखना होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। सिक्योरिटी प्रीमियम 15 है और अब 35 है। सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो हमने इस साल शेयर कैपिटल इश्यू करी होगी वो प्रीमियम पे इश्यू करी होगी, तो आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड डेट इज 20। तो एक तो तुम्हारा प्रोसीड्स हुई हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल से आपको कितना अमाउंट मिला है? 200 का अमाउंट मिला है। प्रीमियम से आपको 20 का मिला है। तो आप चाहें तो मिला करके भी लिख सकते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 220 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। खैर एनीवे अलग अलग लिख लेना। जनरल रिजर्व लास्ट ईयर 50 का था, अब 84 का है। इसका मतलब है करंट ईयर में हमारी एंटिटी ने जनरल रिजर्व में 34 लैक्स ट्रांसफर करे होंगे। इसको हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, आप लोगों को मालूम है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आइटम जैसा कि आप देख रहे हो जनरल रिजर्व के बाद सरप्लस है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। लास्ट ईयर 80 है, अब 96 है। इसका मतलब 16 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो आप कहाँ लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट आइटम के रूप में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट आइटम है नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब जो नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं उसके अंदर डिवेंचर्स हैं। लास्ट ईयर का जो अमाउंट है डिवेंचर्स का 120 है और करंट ईयर में 20 है। पहले तो इसका मतलब है कि हमने डिवेंचर्स रिडीम करे हैं 100 लैक्स के। ये 100 लैक्स के डिवेंचर रिडीम करें तो जाहिर है कि इसको मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब जब हम डिवेंचर रिडीम करते हैं तो हमें ये क्योंकि 10% लिखा है तो इंटरेस्ट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वैसे हम अभी बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन में लिखा है कि डिवेंचर हमने ईयर के एंड में रिडीम करे। अगर मैंने ईयर के एंड में रिडीम करे हैं तो इसका मतलब 120 के जो डिवेंचर हैं उनका यूज़ पूरे एंड में हुआ है, पूरे साल भर हुआ है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा। तो 10% ऑफ 120, तो इसका मतलब 12 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी हमने डिवेंचर होल्डर को इस साल पे करा होगा। जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो दो एंट्री होती है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश बाहर चला गया, एक तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा। और उसके बाद ये एंट्री करने के बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर हम अगली एंट्री करेंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि ये खर्चा है हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। अब जिसकी वजह से सेकेंड एंट्री के करने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट कम तो हो गया लेकिन ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर है। नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर की वजह से प्रॉफिट कम हुआ, तो मैं बाद में ये 12 रुपीज़ एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखाऊंगा और उसके अलावा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड भी करूंगा। तो डिवेंचर्स में एक तो जो अमाउंट आपने रिडीम करा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे और 12 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट आपने पे करा एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एक बार कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में जो अगला आइटम आप देख रहे हो वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर 10 है और करंट ईयर में 0 है। अगर इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नॉर्मली जो तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 है उसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं। जो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड के मुताबिक मैंने क्या कहा, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, इस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉर्मली लेते हैं और मैं लिख देता पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में अब बाद में आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में बाद में ये लिखा हुआ है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश एंड कैश मैनेजमेंट का पार्ट है। बाद में अभी मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश मैनेजमेंट एज पर इंड AS 7। एज पर इंड AS 7 एक्चुअली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती हैं आप सबको मालूम है
जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती हैं, जो उस पर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो AS3 है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS, कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड इंड AS7 अप्लाई होता है। अब AS3 के मुताबिक तो मैंने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देता, लेकिन बाद में इस क्वेश्चन में इनफैक्ट मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, बाद में उसने यहाँ लिखा हुआ है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश मैनेजमेंट एज पर इंड AS7। तो इंड AS7 ये कहता है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कैश एंड कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, अगर ये कैश एंड कैश मैनेजमेंट का पार्ट है, तो उस केस में फिर बैंक ओवरड्राफ्ट को हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानना पड़ता है, यानी कि हम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में मानेंगे और बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाऊंगा। ये क्या माना जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। उसके अलावा फिर आपके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स की फिगर ठीक कर लेना, ये 115 है लास्ट ईयर की और 125 है। इज इट क्लियर टू यू? तो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हमें मालूम है कि ये वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का आइटम है और ये बढ़ रहा है। क्रेडिटर्स के बढ़ने का मतलब है हमने सामान खरीदा और हमारा कैश बाहर नहीं गया। जब सामान खरीदा और कैश बाहर नहीं गया तो हम इसको ऐड करेंगे, तो 10 रुपीज़ आप ऐड करेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर्स के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स है। इस क्वेश्चन में नीचे प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब प्रोविजन फॉर टैक्स से नीचे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो लास्ट ईयर का टैक्स है, जैसा कि आपको मालूम है, इसका मतलब ये पे हो चुका है, करंट ईयर तक आते आते ये पे हो जाएगा। तो जो टैक्स पेड है उसको हम माइनस करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो 110 में माइनस करूंगा एज ए लास्ट आइटम, करेक्ट, जब मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करूंगा। और जो मैंने करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स पे करा, जो करंट ईयर में 140 का अमाउंट है, इसका मतलब है करंट ईयर में हमने इतना प्रोविजन बनाया। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी एंट्री हुई होगी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, जिससे मेरा प्रॉफिट बिना मतलब के कम हो गया। तो यही वजह है कि हम इसको ऐड करते हैं। इज इट क्लियर टू? प्रोविजन फॉर टैक्स को फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करा जाएगा। तो 110 माइनस करेंगे, 140 ऐड करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे उसने हमें लिखा हुआ है नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आप देख रहे हो कि पहला आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अंदर भी टेंजिबल आइटम है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल का मतलब जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। तो वो कह रहा है उनका ग्रॉस अमाउंट यानी कि एट कॉस्ट, ये तो 800 और 1000 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तुम्हें दिया हुआ है। तो जाहिर है इसका मतलब, अच्छा नीचे उसने एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इन्फॉर्मेशन ये है कि एक मशीन जिसकी की कॉस्ट 80 लाख की थी, कॉस्ट 80 लाख की थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 लाख का था, उसको हमने 55 लाख में बेच दिया। अब मशीन जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही आएगी, तो इसलिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि ये अकाउंट मैंने पहले ही बना दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर मैंने पहले तो मशीनरी लिखा। अब तुम्हें मालूम है कि बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो 800 तो और 1000 तो कॉस्ट है। पहले तो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा 800 एंड 1000। इसी तरह से फिर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगा और उसमें भी मैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की फिगर को लिख दूंगा। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये कि एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 80 लाख की थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 लाख का था, इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू 35 की थी और उसको तुमने बेचा 55 लाख में, तो इसका मतलब तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 लाख का हो गया। अब मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है, जब इस तरह से इन्फॉर्मेशन होगी तो जो लॉस या प्रॉफिट होगा, सेल अमाउंट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा, उसकी पोस्टिंग हमें अकाउंट के अंदर करनी पड़ती है। इजंट इट और नॉट? तो अब मैं मशीनरी अकाउंट के अंदर आया। मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? जो मैंने अमाउंट बेचा 55 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 लाख। अगर लॉस हुआ होता तो मैं क्रेडिट में लिखता, लेकिन लॉस हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट हुआ है तो वो मैं डेबिट में लिखूंगा। किसी एसेट को बेचने पे प्रॉफिट होगा तो वो तुम डेबिट में लिखोगे। तुम डायरेक्टली टू P&L लिख सकते हो, मैंने पूरा ही लिख दिया टू प्रॉफिट ऑन सेल। इज इट क्लियर? अब मैं इसको टैली करूंगा तो क्रेडिट साइड का टोटल 1100 आ जाएगा, उसमें से 820 माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर 280 रुपये परचेजेस की आ जाएगी। अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो मुझे अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए
कि जो परचेजेस हैं उसको तो तुमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है, जो सेल हैं वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस हम कहीं नहीं लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी हम कहीं नहीं लिखते हैं। अब जो प्रॉफिट हो गया ये माइनस करा जाएगा क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू? ये बिजनेस की किसी एक्टिविटी से प्रॉफिट थोड़ी है, बिजनेस के एसेट को बेचने से प्रॉफिट है, इसलिए नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। अब बच गया जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग आप यहाँ पर कर दोगे। इस तरह इस अकाउंट की पोस्टिंग पूरी हो गई। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है। अब तुमने इनको ऐड करा, बैलेंसिंग फिगर 122 की आ गई। अब मैंने तुम्हें बताया जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब है इस साल हमने डेप्रिसिएशन के लिए प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, इसकी पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अब बच गया ये हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके अलावा इस क्वेश्चन में एक मैंने कहा इस क्वेश्चन में थोड़े मिसप्रिंट्स हैं। अगर किसी की बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे डैश लिख लेना और उसके बाद 50, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ फिगर्स हैं, लास्ट ईयर नील है अब 50 है। इसका मतलब तुमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी होंगी, तो इन्वेस्टमेंट तुमने परचेज करी है तो जाहिर है कि परचेज करी है तो उसको तुम कहाँ दिखाओगे? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे। उसके बाद फिर तुम्हें करंट एसेट्स दिए हुए हैं। करंट एसेट के अंदर पहला आइटम स्टॉक है। लास्ट ईयर 195 है, अब 225 है। स्टॉक की फिगर वैसे तो बढ़ रही है, वैसे तो हमें मालूम है करंट एसेट बढ़ते हैं, ये वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट के आइटम्स हैं, बढ़ते हैं तो हमें मालूम है माइनस करते हैं, ये तो हो गया क्रैम करने वाला रूल। वैसे लॉजिक ये है कि तुमने इन्वेंट्रीज को खरीदा होगा तो तुम्हारा कैश 30 रुपीज़ से कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद सन्ड्री डेटर्स दिए, इसकी फिगर भी ठीक कर लेना। 84 तो ठीक है, यहाँ 75 लिखा है, ये एक्चुअली 70 है फिगर, ठीक है। तो डेटर्स 84 से घट के 70 रह गए हैं, इसका मतलब डेटर्स कम हो गए हैं। वैसे तो करंट एसेट कम होते हैं तो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ लॉजिक ये है कि डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया होगा तो इसलिए हम 14 रुपीज़ ऐड करेंगे। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं, इसकी चर्चा बाद में करी जाएगी, बाद में मतलब लास्ट में हम करते हैं तो हमें मालूम नहीं है। फिर अदर करंट एसेट 12 है और 15 है। प्रीपेड एक्सपेंस, तुमने और एक्सपेंस पे करे हैं क्योंकि बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारा कैश बाहर चला गया है, तो 3 रुपीज़ आप माइनस करेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 15 के थे, अब 5 के रह गए, तो इसका मतलब 10 रुपये के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने राइट ऑफ कर दिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। अब नीचे इस क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 30 लाख वॉज पेड। पहले तो कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड हमने पे कर दिया, अगर पे कर दिया तो उसका ट्रीटमेंट होगा। इंटरिम डिविडेंड तुमने जो पे करा है तो एक बार तो 30 तुमने पहले तो पे करा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। लेकिन कोई भी डिविडेंड जब हम पे करते हैं तो प्रॉफिट से पैसा निकालना होता है, तो प्रॉफिट भी कम हुआ होगा, इसलिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तुम इंटरिम डिविडेंड ऐड करोगे। इसी क्वेश्चन में उसने आगे ये भी लिखा है कि इन एडिशन टू इंटरिम डिविडेंड कंपनी पेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 20%। तो कंपनी ने एक फाइनल डिविडेंड भी पे करा है। पहले तो फाइनल डिविडेंड भी पे कराया तो इसलिए ट्रीटमेंट होगा। अब पहले तो फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग शेयर कैपिटल पे कंप्यूट करा जाता है। तुम्हारी ओपनिंग शेयर कैपिटल 600 की है, 600 लाख की, तो पहले तो उसका 20% आप निकाल लेंगे, 120 आ जाएगा। इसका मतलब तुमने फाइनल डिविडेंड 120 लाख का पे करा है। अब जो 120 लाख का फाइनल डिविडेंड पे करा है, पहले तो तुम उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखोगे। और मैंने पहले ही बताया फाइनल डिविडेंड है, इनफैक्ट पहले हमने प्रॉफिट से पैसा निकाला होगा, तो इसलिए मैं इसको ऐड भी करूंगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड भी करा जाएगा। फिर नीचे की एक और इन्फॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिला। देखो मुझे इंटरेस्ट मिला, एक तो मुझे इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट मिला एक तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करूंगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट में मिला है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अब जो इंटरेस्ट मिला उसको मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया होगा, जिससे मेरा प्रॉफिट बिना मतलब पे बढ़ गया, क्योंकि ये जो
इंटरेस्ट मुझे मिला है कोई मेरी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटी से नहीं मिला है। तो ऐसा कोई भी आइटम जो बेवजह तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बढ़ा देगा उसको तुम्हें माइनस भी करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो तुम्हें मिला है, एक तो तुम पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करोगे और उसके अलावा माइनस करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब सारी चीज़ें हो गई। नीचे बीच में लिखा है उसने एक और चीज़ कि डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार एट द एंड ऑफ द ईयर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बिकॉज डिवेंचर 120 लाख के थे और हमने ईयर के एंड में रिडीम करे हैं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट 12 रुपये बनेगा, 120 का 10%। तो वो इंटरेस्ट मैंने बताया, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे क्योंकि तुमने पे करा है और तुमने पीएनएल में डेबिट करा होगा, बाद में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बाकी इसको खुद ही करा जा सकता था, इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ मैंने कहा सॉल्यूशन में मिस प्रिंट हो सकते हैं, इसलिए ध्यान दें। पहला आइटम, पहले तो हम आपको मालूम ही है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट मैंने बताया था 80 से 96 था। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 140 हमने ऐड करना है, और अभी मैंने बताया इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड की फिगर एक बार ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिखेंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व में हमने 34 लाख ट्रांसफ़र करे थे, ऐड करेंगे। तो अभी तक टोटल 340 आ रहा है। फिर तो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ मैं दिखा दूँ, और ये बैलेंसिंग फिगर निकली थी 122, तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ भी ऐड करते हैं। मशीनरी को हमने बेचा था, जो प्रॉफिट हुआ था वो माइनस करा ही जाएगा। और जो अभी मैं बता रहा था इंटरेस्ट रिसीव, जब तुम्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो तुम्हारा प्रॉफिट बेवजह बढ़ गया, इसलिए माइनस करेंगे। अब तुमने जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करा तो तुम्हारा प्रॉफिट बिना मतलब के कम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसलिए ये ऐड करा जाता है। उसके बाद फिर हमने वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट के आइटम्स में एडजस्ट करे। इन स्टॉक की फिगर मैंने बताया था बढ़ रही थी, तो इसका मतलब हमने स्टॉक परचेज करा था। डेटर्स की फिगर 14 से कम हो रही थी, तो इसलिए माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12 से 15 है, तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ 14 की बजाय -3 कर लेना, ठीक है, -3। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स की का अमाउंट भी यहाँ 15 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ये 10 आएगा, यहाँ 10 लिखना है। और नीचे ये जो आइटम लिखा है ना, ये आइटम कुछ है ही नहीं, इसको काट देना। इज इट क्लियर टू यू? इन केस अगर तुम्हारी बुक्स में लिखा है तो नीचे ये डिक्रीज इन बिल्स पेबल तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो गलती से वो प्रिंट हो जाता है कई बार। तो ऐसा करके अभी तक 440 आ रहा है। लास्ट आइटम के रूप में टैक्स पेड की फिगर माइनस करते हैं, तो हमारे पास अभी तक कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 330 है आफ्टर टैक्सेस। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने अभी तुम्हें बताया कि एक तो हमने मशीनरी बेची थी, वह खरीदी थी 280 की, और मशीनरी बेची थी 55 मिले थे। इन्वेस्टमेंट भी हमने खरीदी हैं 50, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी यहाँ लिखेंगे। तो नेट -250 आ रहा है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो टोटल है वो नेट 250 है। उसके नीचे ये फिगर दी हुई है, इसको काट देना, ये गलती से कई बार प्रिंट हो जाती हैं फिगर। उसके अलावा मैंने बताया था शेयर कैपिटल के आगे मैंने 220 लिखा हुआ है। तुम चाहो तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल इसको ऐसे लिख लेना, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, क्योंकि मैंने दोनों फिगर मिला करके लिख दी है। शेयर कैपिटल से 200 मिल रहे हैं, प्रीमियम से 20 मिल रहे हैं। चाहो तो तुम अलग अलग भी दिखा सकते हो। 220 मैंने लिख दिया। फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 120 के थे, 20 के रह गए थे, इसका मतलब 100 लाख के डिवेंचर हमने वापस करे हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो हमने पे करा वो भी यहाँ लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भी हम लिखेंगे। तो इस तरह 42 आ जाएगा। अभी तक नेट फिगर 38 की आ रही है। अब देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास जो कैश की फिगर तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है, अगर तुम अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर लास्ट ईयर तो नील है, करंट ईयर में 28 दी हुई है। इजंट इट और नॉट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की फिगर तुम्हें लास्ट ईयर नील दी है, करंट ईयर में 20 दी हुई है। करेक्ट? 28 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ? हाँ 28 है, सॉरी मैंने 20 बोल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानना पड़ेगा। अब देखो जो बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हें दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, एक सेकंड में क्वेश्चन तुम्हें पहले दिखा दूं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो फिगर थी
वो 10 रुपीज़ की दी हुई और करंट ईयर में 0 है, लास्ट ईयर की 10 है। तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने 10 लिखा। हमें मालूम है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैश होता है, यानी कि तुम क्या मान के चलोगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव है और 28 क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट -10 लिखा है। इज इट क्लियर टू यू? 38 में से 10 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 28 तुम्हारे पास आ जाएगा। ये जो अकाउंट मैंने बनाए थे ये मैंने बना करके भी रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था मैं ही कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को कराने के बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे। अब इन क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना होगा, ये बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं और कोई भी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस अधिकतर नहीं कराते हैं, तो बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर हम एग्जामिनेशन के ट्रेंड को देखें तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी रेगुलरिटी के साथ और बड़ी फेरोसिटी के साथ एग्जामिनेशन में जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है और इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन से बेसिकली हमारा मतलब क्या है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को जरा ठीक तरीके से समझाने से पहले मैंने एक ये वाला क्वेश्चन लिया, करेक्ट। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट मैं कौन सा क्वेश्चन लेना चाहता हूं ताकि तुम्हारे को जरा मुझे समझाने में भी आसानी हो। और एक सेकंड के लिए, क्योंकि हाँ जी, मैंने पहले टफ क्वेश्चन से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन से 3.4 से स्टार्ट करा। इनफैक्ट 3.4 भी है और मैं तुम्हें बता दूं ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है, चलो 3.4 से पहले स्टार्ट करेंगे, ऐसी एक 3.5 भी है। ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पर 3.4 में या इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। पहले तो कह रहा है फॉलोइंग डेटा वर प्रोवाइडेड। एक्चुअली एक से ज़्यादा डेटा दिया हुआ है, तो फॉलोइंग डेटा वर प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रिंगटोन्स इंडिया लिमिटेड एट द ईयर एंड 31/3/2023। वो कह रहा है 31/3/2023 को कोई कंपनी है तो तुम्हें ये डाटा दिया है। पहले डाटा में तो उसने क्या लिखा है कि कंपनी की जो सेल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 20 लाख की, यानी कि एक तरीके से तुम्हें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर करके तुम्हें बताया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट 8 लाख का है। इंपॉर्टेंटली फिर कह रहा है कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, लेकिन यहाँ उसने ब्रैकेट में क्या लिखा है, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो कह रहा है कि कुछ डेप्रिसिएशन के भी खर्चे हैं, पर डेप्रिसिएशन के खर्चे कितने फिलहाल हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी डेप्रिसिएशन का खर्चा हमने माइनस करा होगा वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, करेक्ट। एनीवे, फिर कह रहा है कि हमने कुछ इंटरेस्ट भी पे करा, इसको भी ध्यान रखना है। कुछ इंटरेस्ट भी तुमने पे करा है और मज़ेदार बात है कि कुछ इंटरेस्ट तुम्हें मिला भी है। कुछ तो इंटरेस्ट पे करा है, कुछ इंटरेस्ट तुमने मिला है, तो उसको तुमने अपने इंटरेस्ट, जब तुम पे करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट को बेचा तो तुम्हारे को ऑब्वियसली तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट की फिगर भी है और ये भी तुमने माइनस करके रखी हुई है। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद फर्म का ये प्रॉफिट आया है 3,80,000 रुपीज़। वैसे भी तुम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई बार करा हुआ है, तुम्हें मालूम है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, आपको याद है ना कि हम पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं। जस्ट समझाने के लिए तुम लोगों को तो एक एक चीज़ बतानी पड़ती है पहले। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L जब हम बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में, करेक्ट, पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर सेल्स और अदर इनकम आती हैं और फिर दुनिया जहान के खर्चे हम माइनस कर देते हैं और खर्चों को माइनस करने के बाद बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट, करेक्ट। नेट प्रॉफिट आ जाता है और बिफोर टैक्स, पहले तो हम उसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद उसने लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो उसके बाद जितना भी प्रोविजन हमें बनाना पड़ता है टैक्स के लिए वो हम माइनस करते हैं। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमें मालूम है कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये चीज़ तुम्हें अच्छी तरह से पहले तो मालूम होनी चाहिए। तो वो
तुम्हें इनकम स्टेटमेंट यानी कि एक तरीके से तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दी हुई है और वो कह रहा है फर्म का जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स है। अब आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है, तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे थे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या ये वाला प्रॉफिट होता है जो हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं या इसके अलावा भी हम कुछ करते हैं? बैलेंस शीट में कौन सा प्रॉफिट दिखाया जाता है? क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया जाता है? नहीं। तुम्हें मालूम है कि इसके अलावा हमें एक स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस भी बनानी पड़ती है। और जब मैंने ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर तुम्हें कराया था, तब मैंने तुम्हें ये बताया भी था कि किसी जमाने में इसी चीज़ को तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते थे। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते थे। फर्क क्या होता है, जैसे पहले कंपनीज भी नॉर्मली अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी और लोअर पोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती थी। आपको याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता था। पहले तो हम लोग टी शेप में बनाया करते थे, आपको याद ही है। तो पहले जो हम बनाते थे इस तरीके से बनाते थे और उसके बाद फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था, करेक्ट। और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ पर लिखते थे और इसके अंदर कुछ आइटम लिखते थे जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वगैरह। फर्क क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। बेटा ध्यान ये रखना है, जब भी अकाउंटिंग करी जाती है ना, बहुत ध्यान से सुनना है ये, जब भी अकाउंटिंग करी जाती है अकाउंट्स में हमेशा हम 3 पार्टी से रिलेटेड बातचीत करते हैं। सर 3 पार्टी से? हाँ। कौन कौन सी 3 पार्टी होती है? पहली पार्टी तो होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पार्टी होती है ओनर्स, करेक्ट। इन दोनों पार्टी को, बिजनेस को और बिजनेस के ओनर्स को मिला करके हम इंटरनल पार्टी भी कह सकते हैं। ये इंटरनल पार्टी होती है। उसके अलावा यानी कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई भी जो पार्टी होती है उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है। जैसे कि डेटर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब थर्ड पार्टी, क्योंकि दे आर पार्टीज अदर देन व्हाट वी कॉल बैंक एंड ओनर्स। तो बैंक और ओनर, सॉरी मैंने बैंक लिख दिया, बिजनेस और ओनर्स को छोड़ के कोई भी पार्टी होती है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। और तुम्हें मालूम है कि जो थर्ड पार्टी होती है उसको हम एक्सटर्नल पार्टी बोलते हैं। मैंने क्या कहा? बिजनेस और ओनर्स को मिला करके इंटरनल पार्टी कहा जा सकता है और उसके अलावा जितनी भी पार्टीज होती हैं उनको एक्सटर्नल पार्टी कहा जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि मैंने क्या बताया, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं जैसे कि ये बिजनेस है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम जब अकाउंटिंग करते हो तो अपने आप को ये मान के चलो कि तुम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हो। तो सिंपल वर्ड्स में तुम्हारी एंटरप्राइज का कोई भी ऐसा खर्चा जिसका ताल्लुक जो है थर्ड पार्टी से होता है, या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक जो है थर्ड पार्टी से होता है, केवल वही चीज़ पीएनएल अकाउंट में या इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही आजकल हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं। तो बेसिकली मैं तुम्हें डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीएनएल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फ़र्क है, क्योंकि किसी कारण से अगर इन टॉपिक को तुम्हें अच्छी तरह समझना है तो बारीक से बारीक चीज़ें और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही मुस्तकम और स्ट्रांग होना चाहिए, सिर्फ रटने से कुछ नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वही ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं जिनका ताल्लुक थर्ड पार्टी से होता है। एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक इंटरनल पार्टी से होता है, इंटरनल पार्टी का, इन अदर वर्ड्स कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका ताल्लुक थर्ड पार्टी से नहीं होता, उसका मतलब वो ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका ताल्लुक जो है वो इंटरनल ही है, करेक्ट। वो ट्रांजैक्शन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी ने जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करा, तो ये कोई हमारी ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी से थोड़ी है, ये तो बिजनेस की अंदरूनी ट्रांजैक्शन है। या कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड के लिए पैसा अभी ट्रांसफ़र करा, ये कोई थर्ड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो हमने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रपोज डिविडेंड में बांट दिया। या हमने कुछ रिजर्व फंड में पैसा ट्रांसफ़र करा या सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करा, ये सारी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो बेसिक डिफरेंस तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि जब हम वर्ड एप्रोप्रिएशन यूज़ करते हैं अकाउंट्स में, इसका मतलब है कि हम बिजनेस की इंटरनल पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? और पीएनएल में हम थर्ड पार्टी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश करी। आजकल पीएनएल तो हम
बनाते नहीं है, वैसे पीएनएल को ही हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं, और इसका जो लास्ट आइटम होता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। और तुम्हें याद है जब हमने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करी थी तो उसके बाद फिर मैंने इसके नीचे एक और स्टेटमेंट बनाई थी, हालांकि इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर भी बनाया जा सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। खैर एनीवे, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कह रहे थे, और मैंने उस वक्त भी बताया था ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कोई नई चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही है। करेक्ट? क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम यहाँ पर लिखते हैं, आपको ये याद होना चाहिए। करेक्ट? और जैसा कि अभी मैंने बताया, इसके अंदर हम एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं, जैसे जनरल यानी कि बिजनेस की अंदरूनी ट्रांजैक्शन, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करना, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना, रिजर्व फंड में, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में, दुनिया भर के किसी भी फंड में ट्रांसफर करना, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में आती हैं। यानी कि ट्रांसफ़र करने के बाद, सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसी को हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। ये बातचीत ये तुम्हें मालूम होना चाहिए और दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए जब तुम इस टॉपिक को कर रहे हो तो। करेक्ट? किसी कारण से इसका यूज़ मुझे बाद में बहुत करना पड़ेगा, ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है जो मैंने अभी तक तुम्हें बताने की कोशिश करी? अगर ये चीज़ तुम्हारी क्लियर है अभी तक तो थोड़ा सा अब आगे की तरफ डिस्कशन को ले जाते हैं। अब आगे डिस्कशन में क्या हमने देखना है, जस्ट मैं पहले ज़रा इसको रब आउट कर दूँ। तो अब इस क्वेश्चन में हमने ये तो देख लिया, नोट भी कर लिया कि इस फर्म का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक तरीके से हमें दी है या इनकम स्टेटमेंट दी है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता लग रहा, तुम्हें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, यानी कि जो तुम्हें ये दिया हुआ है तुम्हें उससे सिर्फ इतना पता लग रहा है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो और हमें मालूम है कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में ले जाते हैं, इनफैक्ट वो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस का पहला आइटम बन जाता है। तो जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर तो आएगा 2,40,000 रुपये। लेकिन अब इसमें से हम कुछ चीज़ें जनरली ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये समझना है, और वो प्रॉफिट कितना है फिलहाल तुम्हें ये मालूम नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो अभी तुम्हें सिर्फ इतना मालूम है कि फर्म ने नेट प्रॉफिट इतना कमाया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि प्लांट हमारा 14 लाख का है, लेकिन ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में करंट ईयर पहले दिया है और लास्ट ईयर बाद में दिया हुआ है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 10 लाख का था, क्लोजिंग बैलेंस 14 लाख का है, और ये ब्रैकेट में माइनस करके लिखने का मतलब ही है कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 160 और 2 लाख, तो इसका मतलब नेट फिगर प्लांट एंड मशीनरी की 12 लाख और 8,40,000 है। 8,40,000 ये नेट फिगर हैं, जबकि एट कॉस्ट ये फिगर्स हैं, और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तुम्हें ये भी दिया हुआ है कि कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट जो हैं लास्ट ईयर तो 3,20,000 की हैं और करंट ईयर में 2 लाख की हैं। उसके अलावा तुम्हें कुछ आइटम जो है वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स के दिए, इन्वेंट्रीज 2,20,000 की तुम्हारी इन्वेंट्री थी, अब जो है 3 लाख की है। इन्वेंट्री बढ़ रही है, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है और 80,000 से बढ़ रही है तो इसका मतलब इन्वेंट्री तुमने खरीदी होगी, तुम डिफरेंस माइनस करोगे जब तुम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करोगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, अब अकाउंट्स रिसीवेबल तुम देख रहे हो कि लास्ट ईयर 1,10,000 का था और अब 90,000 के हैं, तो इसका मतलब जिन लोगों से हमने पैसा रिसीव करना था हमने रिसीव करा, तभी तो ये कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंस 20,000 का मैं ऐड करूँगा। बाकी कैश और कैश एट बैंक वो लास्ट में यूज़ करा जाएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 4 लाख की थी, अब 8 लाख की है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट ईयर नील है, अब 40,000 का है। इज इट क्लियर? फिर कह रहा है जनरल रिजर्व में 2,60,000 थे, अब 3 लाख रुपए हैं। किसी कारण से तुम्हें क्वेश्चन में जनरल रिजर्व पे ध्यान देना पड़ेगा, खास तौर से जो इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं। करेक्ट? ये टफ लगते हैं बच्चों को, वो हमेशा इसलिए टफ लगते हैं, एक तो इनको कराया नहीं जाता, और कराया जाता है तो जिस तरीके से कराना चाहिए वैसे नहीं कराया जाता। तो यही वजह होती है कि बच्चों को ये क्वेश्चन हमेशा टफ लगते हैं।
अब मज़ेदार बात यह है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 70,000, इसका मतलब पहले तो वो क्या कह रहा है कि लास्ट ईयर 16,000 का बैलेंस है और 70,000 का बैलेंस करंट ईयर में है। बात समझ में आ रही है? 16,000 का बैलेंस लास्ट ईयर है और 70,000 का बैलेंस करंट ईयर में है। पहले तो तुम्हें क्या समझना होगा इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में तुम हमेशा पहले तो जो P&L का बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है उसका डिफरेंस पहले तो ले लो। करेक्ट? लास्ट ईयर का बैलेंस जैसा कि मैंने बताया 16,000 है, लास्ट ईयर का बैलेंस 16,000 है और करंट ईयर के एंड में जो बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो 70,000 का बैलेंस दिया हुआ है। भाई लास्ट ईयर का बैलेंस 16,000 है, करंट ईयर में 70,000 का बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने इस साल नेट प्रॉफिट टेक्निकली इतने का अर्न करा। अब इसका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 16 और 70,000 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 54 आता है, 54,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो इस 54 का मतलब क्या हुआ ये समझना है। इसका मतलब जो मैंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाई होगी उस स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से मेरा जो बैलेंस कैरी डाउन निकला होगा वो 54,000 का निकला होगा। तुम्हें ये चीज़ पहले तो समझनी होगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, तुम्हें मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जब हम बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होता है, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब बैलेंस शीट में तो हमने जो प्रॉफिट लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर 70,000 और ये लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 16,000 और अब हमने 70 लिखा है। तो हमने 70 कैसे लिखा है? भाई लास्ट ईयर पहले से ही बैलेंस है 16,000 और इस साल 35,000, इस साल 54,000 का प्रॉफिट हमारा बच गया, तो वो हमने ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर करके क्लोजिंग बैलेंस 70,000 लिखा होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस साल हमने 54,000 का वो प्रॉफिट है जो अपने पास रिटेन करा होगा। इसका मतलब है सारे खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद फर्म के पास 54,000 का प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अब ऐसे क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें ये तो पता लग गया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,40,000 का है और तुम्हें ये भी पता लग गया कि हमने कुछ चीज़ें डेफिनेटली इसमें से अप्रोप्रिएट करी होंगी, ये भी तुम्हें पता लग गया क्योंकि तुम्हें ये फिगर है, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि हम 2,40,000 नहीं, हम तो केवल 54,000 का अमाउंट जो है वो P&L में ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने डेफिनेटली इस साल कुछ अप्रोप्रिएशंस करी होंगी। अब तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा कि तुमने कितना अमाउंट अप्रोप्रिएट करा है, यानी कि कितना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा या प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र करा। जब तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट पहले ही दे दूं कि ये जो डिफरेंस आएगा इनके बीच में, ये डिफरेंस दो चीज़ों से ही आएगा, तीसरी चीज़ से नहीं आएगा। या तो हमने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा होगा, मतलब पॉसिबली हमने कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा होगा या फिर प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र करा होगा। अब तुम्हें ये ढूंढना है कि तुमने जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये तुम बड़ी आसानी से पता कर सकते हो। तुम अपनी बैलेंस शीट में देखो, क्या जनरल रिजर्व में कुछ पैसा है? सर बिल्कुल पैसा है। कितना पैसा नज़र आ रहा है जनरल रिजर्व में? लास्ट ईयर 2,60,000 था, अब 3 लाख है। इसका मतलब जनरल रिजर्व 40,000 रुपये से बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ा? इसका मतलब जो तुमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया उसमें से तुमने 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे होंगे। अब जनरल रिजर्व में अगर मैंने 40,000 रुपये ट्रांसफ़र करे हैं तो लॉजिकली प्रॉफिट 2 लाख का बचना चाहिए। करेक्ट? 2 लाख का बचना चाहिए। तो अब तुम क्या करोगे? 2 लाख और 54,000 का डिफरेंस ले लोगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं जस्ट मैं आपको क्लियरली बता दूं इस तरीके से। अब 2,40,000 में से 2,40,000 में से माइनस करा मैंने पहले तो 40,000। ऑफ कोर्स अभी जो फिगर मेरे पास आ रही है वो 2 लाख की आ रही है, लेकिन फाइनल प्रॉफिट तो 54 है। अब मैं 2 लाख में से 54,000 की फिगर अगर माइनस कर दूं डेट इज इक्वल टू 1,46,000। तो मुझे ये पता लग गया कि मैंने प्रपोज डिविडेंड में भी कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? कैसे हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली, ये बात समझ में आई या नहीं आई है?
सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, बैलेंस शीट के प्रॉफिट को देखना है। बैलेंस शीट का प्रॉफिट्स लास्ट ईयर इतना है और 70,000 है। इसका मतलब जब तुमने करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस लिखा होगा तो लास्ट ईयर का बैलेंस तो है ही, और तुमने जो करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कमाया वो लिखा, इसमें ऐड कर दिया होगा। यानी कि ये जो हम चीज़ ऐड कर रहे हैं ये क्या बता रही है कि स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से बैलेंस कैरी डाउन इतना निकला होगा, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से बैलेंस कैरी डाउन इतना निकला होगा। तो ये तुम्हें पता लग गया कि जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है जिसमें कि अभी एक ही आइटम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब तुम्हें यह भी पता लग गया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हमने कुछ अमाउंट डेफिनेटली जनरल रिजर्व परपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करा या कुछ अमाउंट अप्रोप्रिएट करा, तभी तो 54,000 का बैलेंस बचेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर तुमने बैलेंस शीट को देखना है। बैलेंस शीट में आपने एक ही चीज़ देखनी है, क्या जनरल रिजर्व है या नहीं। मान लो इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं होता तो मैं जनरल रिजर्व के आगे डैश कर देता, इसका मतलब कंपनी ने जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करा, और जो भी डिफरेंस आता 186 आता था वो सारा डिफरेंस में परपोज डिविडेंड मान लेता। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ इसमें तुम्हें समझनी होगी इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा जी, तो इसमें मेन चीज़ यही है, जो सबसे मेन चीज़ है, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, करेक्ट, बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट दिया हुआ है इनका जो डिफरेंस है वो ये बता रहा है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस का बैलेंस कैरी डाउन इतना था, और उसके थ्रू फिर आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में डिवेंचर हैं। 5 लाख के डिवेंचर थे, सॉरी 7 लाख के थे, अब 5 लाख के रह गए, तो डिवेंचर्स हमने रिडीम करे होंगे। फिर अकाउंट्स पेबल जो हैं वो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का आइटम है, 1,04,000 के थे, अब 1,20,000 के हैं। अब 1,04,000 के थे और 1,20,000 के हैं, इसका मतलब है करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो 16,000 से ये बढ़ रही है, 16,000 तुम ऐड करोगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? कैसे बनाना पड़ेगा? क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया हुआ है और तुमने इस साल कितना प्रोविजन बनाया ये यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो तुम ढूंढते ही रह जाओगे सर कि प्रोविजन फॉर टैक्स से नीचे रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, पर तुम्हें ये तो मालूम है ना कि तुमने प्रोविजन इतना बनाया है, तो इसलिए तुम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे जिससे तुम्हारे पास टैक्स पेड की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब नीचे कह रहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,50,000। अब तुमने इन्वेस्टमेंट को 150 में बेच दिया, तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कह रहा है इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। कह रहा है हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है 10% प्रीमियम पे। वैसे इस केस में तुम्हें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल का, लेकिन मैं अभी तुम्हें बना करके बताता हूँ। फिर कह रहा है कि हमने प्लांट जिसकी की कॉस्ट 24,000 की थी और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 का लग चुका था, उसको हमने 10,000 में बेचा। और इस क्वेश्चन में उसने दिया लिखा है पेड डिविडेंड, यानी कि हमने कुछ डिविडेंड पे करा है, कितना पे करा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने वो निकाल लिया। तो मेन चीज़ ऐसे क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में क्या करनी है, आपको मालूम है कि इनकम स्टेटमेंट से हमारे को जो प्रॉफिट दिया रहता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा। अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस को कंप्लीट करना है। 2,40,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका पहला आइटम है, और आखिरी आइटम मुझे पता लग गया। ये आखिरी आइटम कैसे पता लग गया? जो P&L अकाउंट है उसके डिफरेंस को देख करके। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वो 1,86,000 का आ रहा है। अब ये डिफरेंस मैंने बताया इसलिए आता है कि जनरली एंटिटीज कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में और प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करती हैं। तो हमने बैलेंस शीट में देखा कि जनरल रिजर्व 40,000 से बढ़ रहा है, तो मुझे पता लग गया जनरल रिजर्व में 40,000 ट्रांसफर करे होंगे। अब जो बच गया मैंने मान लिया कि वो उतना अमाउंट मैंने डिविडेंड के लिए प्रपोज करा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, करेक्ट। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा, वेट, पहले देखें यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है। तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है 16,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है, करेक्ट। ये क्या है? ये एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसको तुम डायरेक्टली क्रेडिट में लिख लो,
करेक्ट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। भाई स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में हम ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं ना, तो 2,56,000 और 70,000 का डिफरेंस एक्चुअली 186 है। तुम ऐसे भी कर सकते हो P&L अकाउंट बना करके, या फिर जैसे जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंट बना के कर लोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है। अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकला है, यानी कि मेरे पास 16,000 का बिगनिंग में बैलेंस है, और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,40,000 अगर मैं ऐड कर दूं तो क्लोजिंग बैलेंस तो फिर कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस तो फिर 2,56,000 का आना चाहिए था ना, क्योंकि टोटल 256 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 256 का आना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमने 70,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। अब क्लोजिंग बैलेंस अगर मैंने 70,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, करेक्ट, तो इसका मतलब है 256 और 70,000, 256 में से मैं 70,000 माइनस कर दूं तो डिफरेंस जो आ जाएगा 186 का आ जाएगा। भाई एक सिंपल सा पॉइंट है, आप ऐसे समझ लें, आपके पास P&L अकाउंट में 16,000 रुपीज़ हैं। मैं कहूं कि मैंने इस साल प्रॉफिट 2,40,000 का कमाया, तो लॉजिकली क्लोजिंग बैलेंस तो 2,56 आना चाहिए ना, लेकिन हमने बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ है? 70,000 लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंस कहाँ गया? ये डिफरेंस जो आ रहा है पहले तो 1,86,000 का आ रहा है। मैंने अभी बताया ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कुछ अमाउंट अप्रोप्रिएट करा होगा, करेक्ट। तो हमें, जैसा कि मैंने तरीका बताया, हमें ये पता लग गया कि हमने 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे और प्रपोज डिविडेंड में 1,46,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे। इज इट क्लियर टू यू? तो आप इस तरह से एक अकाउंट बना लेना। नहीं भी बनाते हो इस अकाउंट को तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। सपोज अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो, वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आप ऐसे कर लेना, ये ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। हमने बेसिकली मिसिंग फिगर निकाल दी है। अब मैंने क्या करा, जो ये फिगर मेरे पास आई जनरल रिजर्व, जो ये गुमशुदा फिगर मुझे मालूम नहीं थी, अब मुझे पता लग गई, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट मैंने एक प्रपोज डिविडेंड और एक जनरल रिजर्व अकाउंट भी बना लिया। जैसे ही मेरा पहला काम क्या है, पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में मूव कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है कि ये छोटी छोटी चीज़ें फिर एग्जामिनेशन में तंग करती हैं। या तो तुम इस तरीके से स्टार्ट कर लेना, नहीं तो अगर तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इस तरीके से स्टार्ट कर लेना। दोनों में से कोई एक स्टेप आप ले सकते हो मिसिंग फिगर को निकालने के लिए। अगर ऐसे बढ़ना चाहते हो तो मैंने बताया ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखो, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है वो ऐड कर दो। तो लॉजिकली ऐड करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस इतना आना चाहिए 256, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। इसका मतलब है कि हमने 256 में से कुछ चीज़ें अप्रोप्रिएट करी हैं। 40,000 रुपये हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे, 146 प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफ़र करे, तभी तो 70,000 क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अब मैंने कहा कि ये जो दो अकाउंट मैंने बनाए, एक जनरल रिजर्व अकाउंट, पहले मैंने जनरल रिजर्व लिखा है तो मैं जनरल रिजर्व अकाउंट भी बना लूँगा। बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ तुमको समझाने के लिए। अब बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस 3,60,000 था, पहले आप उसको लिखेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 2 जनरल रिजर्व लिखा है, तो मैं जनरल रिजर्व में बाई P&L लिख दूंगा और मुझे अभी कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें मालूम है, मैं जो मेन चीज़ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अब देखो, जब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे, तो अब की बार मुझे क्या करना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले तो ये बताओ सर। नॉर्मली हम जो बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट होता है उसका डिफरेंस लेते हैं और उसको हम नेट प्रॉफिट के रूप में लिख देते हैं। तुम इस क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते हो, यानी कि नॉर्मली तुम जैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो, जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस है और दुनिया जहान के आइटम जो तुम ऐड करते हो, माइनस करते हो, वैसे ही तुम प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में तुमने इस तरीके से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करी, नॉर्मल तरीके से जैसे हम करते चले आए, तो तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा। पॉइंट यहाँ पर ये है। तो लगता तो ये आसान है कि तुम्हें कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं, उसी तरीके से हम कंप्यूट कर लें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तुम्हें इस तरीके से दिया रहता है, इनकम स्टेटमेंट से दिया रहता है, तो उस केस में क्वेश्चनर तुमसे ये डिमांड करते हैं, डिमांड नहीं करते लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आपको इस तरीके से भी कैश जनरेटेड कंप्यूट करना आता है या नहीं। फॉर एग्जांपल,
जो आपकी इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट निकला हुआ है, अब की बार आप क्या करेंगे, अपने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस प्रॉफिट को पहले लिखेंगे। यानी कि अब की बार मैंने बैलेंस शीट के प्रॉफिट को अब इग्नोर कर देना है। समझ में आ गया? बैलेंस शीट का प्रॉफिट आप इग्नोर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम उसको ऑलरेडी अकाउंट के अंदर डाल चुके हैं। तो मैं मालूम है, मैंने कई बार कहा है कि बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। मैंने ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, तो लॉजिकली मुझे अब P&L अकाउंट को नहीं छूना चाहिए। तो मैं जो तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, अब की बार तुमने सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारे को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम पहले तो इसमें ऐड करेंगे। अब मैं जो इस इनकम स्टेटमेंट की जो मेन चीज़ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो क्या, जैसे कि अभी अभी तुमने जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया, उसमें तुमने लिखा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। वैसे अकाउंट नहीं भी बनाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डिफरेंस देख करके भी पता लग रहा है कि हमने 40,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे। जब हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, ये नॉन कैश आइटम है। आपको मालूम है कि हम नॉर्मली इसको ऐड करते हैं। जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कंप्यूट करते हैं तो जनरल रिजर्व का बैलेंस हम ऐड करते हैं। लेकिन तुम क्या देख रहे हो कि मैंने जनरल रिजर्व एग्जामिनेशन में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ ऐड नहीं करा। अब मैंने क्यों नहीं ऐड करा, पॉइंट तो यहाँ पर ये है, क्यों मैंने ऐड नहीं करा, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, हम बैलेंस शीट के प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं कर रहे। और अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व तो माइनस ही नहीं हुआ है ना। और अगर जनरल रिजर्व नॉर्मली हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट का प्रॉफिट लेते हैं, और बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट होता है वो हर तरीके के एक्सपेंस और एप्रोप्रिएशन के बाद आता है। तो नॉर्मली जो हम बैलेंस शीट का प्रॉफिट लेते हैं उसमें हम हर तरीके के खर्चे, हर तरीके की एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद वो प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसमें जनरल रिजर्व ऐड करते हैं। पर अब की बार तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लिया है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब जनरल रिजर्व तो हमने माइनस ही नहीं करा है, तो इसलिए मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट तुम्हें समझना है। इसी लॉजिकल रीजनिंग के साथ अब मैंने ये प्रपोज डिविडेंड अकाउंट भी बना दिया। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने 2 प्रपोज डिविडेंड लिखा है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ऑफ कोर्स बैलेंसिंग फिगर ये बता देगी डिविडेंड पेड। तुमने ध्यान दिया हो तो प्रपोज डिविडेंड और जनरल रिजर्व अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ वैसे ही बना दी है तुम्हें समझाने के लिए, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट ये है कि तुम्हें पता लग गया कि कंपनी ने 1,46,000 डिविडेंड के लिए प्रपोज करे और वो हमने पे भी कर दी है, करेक्ट। वो हमने ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें बैलेंसिंग फिगर ये आएगी डिविडेंड की, तुम ये मान के चलोगे कि ये डिविडेंड पे हो ही गया है। तो अब जो डिविडेंड पेड होता है, एक तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा होगा, कहीं यहाँ मैंने लिखा है देखो डिविडेंड पेड, तो एक तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो लिखता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं इसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करता हूँ। नॉर्मली हम यही करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व के बाद मैंने प्रपोज डिविडेंड लिखा है और मैंने यहाँ पर भी ऐड नहीं करा। क्यों ऐड नहीं करा, ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यानी कि तुमने नेट प्रॉफिट में से, ऑफ कोर्स जब ये नेट प्रॉफिट तुमने कंप्यूट करा है तो जो खर्चे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखते हैं वो तो हमने माइनस कर दिए हैं, लेकिन ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब मैंने अभी तक इसमें से जनरल रिजर्व माइनस नहीं करा, अभी तक प्रपोज डिविडेंड माइनस नहीं करा, तो इसलिए मुझे जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट इसमें ऐड नहीं करना। सिंपल वर्ड्स में कोई भी जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो तुमने ऐड नहीं करना, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ही एप्रोप्रिएशंस करी जाती हैं, और तुम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो ये तुम्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज इट क्लियर टू यू कैसे करना है? तो इस तरीके से तुमने इसको करना है। इसका मतलब मैंने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या करा, मैं पहले तुम्हारे को स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें इन दोनों में से एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए करा जाता है, और बेटर तरीका वैसे ये है, तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, सबसे पहले उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख लो, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आए उसको, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ऐड कर दो।
कई रफ में भी कर सकते हो बिना अकाउंट बनाए भी, जिससे तुम्हें ये पता लग गया कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट इतना है तो फिर तो क्लोजिंग बैलेंस जो है मेरा 2,56,000 का होना चाहिए था, लेकिन बाबा क्लोजिंग बैलेंस तो हमने 70,000 दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब है हमने 256 और इसका डिफरेंस 186 का अमाउंट जो है कुछ अप्रोप्रिएट करा है। अब तुम्हें बैलेंस शीट में देखना है, अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो पहले वो फिगर लिख लो, करेक्ट। तो जनरल रिजर्व के लिए हमने 40,000 रुपये ट्रांसफर करे, क्योंकि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 40,000 से बढ़ रहा है। अब जो बच गया डिफरेंस, इसका मतलब वो तुमने डिविडेंड के लिए पैसा प्रपोज करा है। बस पहला पॉइंट ये समझना है। उसके बाद तुम इस अकाउंट को नहीं बनाना चाहते ना बनाओ, इस जनरल रिजर्व अकाउंट को भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो बैलेंस शीट से पता लग ही रहा है। ध्यान ये रखना है कि जो अमाउंट तुमने जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करा है उसको मुझे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड नहीं करना है। पहला काम ये करना है P&L का। दूसरा काम है कि इमीडिएटली आपको अपनी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाना है और उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देना, करेक्ट। और अब तुम क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना शुरू कर दो। नॉर्मल तरीके का मतलब क्या है, जैसे कि अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, बैलेंस शीट को देखना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में पहला आइटम प्लांट एंड मशीनरी है, तो मैं एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो अब इतने अकाउंट हम बना चुके हैं, अब आपको मालूम ही है। पहले तो ओपनिंग बैलेंस ध्यान से लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में करंट ईयर बाद में दिया है, करेक्ट। लास्ट ईयर पहले दिया है, करंट ईयर बाद में दिया है। ओपनिंग बैलेंस 14 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख। बिकॉज क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया था, तो ओपनिंग बैलेंस और आराम से ये बैलेंसेस पहले नोट करने। फिर नीचे तुम्हें इंफॉर्मेशन उसने कुछ दी थी, और इंफॉर्मेशन ये थी कि हमने इस साल प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट 24,000 की थी, उस पर डेप्रिसिएशन 4,000 का था, उसको हमने 10,000 में बेचा। तो तुम क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए भी लिख दिया है। ये देखो यहाँ पर कॉस्ट 24,000 की है, 4,000 का डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन वैल्यू 20,000 है। 20,000 की नेट बुक वैल्यू वाली आइटम को तुमने 10,000 में बेचा, तो इसका मतलब 10,000 का लॉस हो गया। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मैंने कई बार कहा है ये लॉस, सेल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे अपने अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अब मैं अपने अकाउंट में लिखूंगा तो सबसे पहले तो मैंने बेचा कितने में, 10,000 में बेचा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 का था और लॉस 10,000 का है। अब मैं इस अकाउंट को टैली करूंगा 4,24,000। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इनकी पोस्टिंग कहाँ आएगी। इसको तो मैं इन्वेस्टिंग में लिख दूंगा, इसको भी मैं इन्वेस्टिंग में लिख दूंगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग यहां पर हो जाएगी, और लॉस जो है मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दूंगा, करेक्ट। सर इसको क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो लॉस है वो नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले माइनस हो चुका है। लॉस तो माइनस हो चुका है ना, यानी कि तुमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है उससे पहले ये चीज माइनस हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें इसको दोबारा ऐड करने की जरूरत है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से तुम्हारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो 44,000 की, ये भी तुम ऐड कर दोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब हमने कंप्यूट करा होगा तो उससे पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके होंगे, इसलिए ये भी ऐड करा जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अभी तक हम प्लांट एंड मशीनरी पे पहुंचे थे, तो प्लांट एंड मशीनरी अभी तो पहला ही आइटम था। प्लांट एंड मशीनरी के बाद फिर अगला आइटम जो है वो इन्वेस्टमेंट है, तो तुम्हें इस क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी छोटा सा बनाना पड़ेगा। अब तुम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाओगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 320 तुम लिखोगे, भाई 320 का ओपनिंग बैलेंस तुम लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा 2 लाख रुपए का है, और नीचे उसने लिखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट को 1,50,000 में बेचा है। तो 1,50,000 में बेचा, तो 1,50,000 तुम यहाँ पर लिख दोगे, तो 3,50,000 आ गया। 3,50,000 में से 3,20,000 की फिगर मैं माइनस कर दूंगा। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो 30,000 आ रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? देखो ओपनिंग बैलेंस तुम्हारा इतना है और क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा इतना है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस अगर 3,20,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, तो इसका मतलब मैंने इस साल 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट बेची होंगी, और 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट को वो कह रहा है तुमने 1,50,000 में बेचा है, तो इसका मतलब 30,000 ये प्रॉफिट है।
अब ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा, ये तो मैं कहाँ लिख दूंगा, इन्वेस्टिंग में लिख दूंगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो ये प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि इस चीज़ की एडजस्टमेंट भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स से पहले हो चुकी है। तो कोई भी आइटम जो तुम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले एडजस्ट कर चुके हो, चाहे माइनस कर चुके हो चाहे प्लस, उसी को कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जिसमें तुम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें। इज इट क्लियर टू यू? तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, जाहिर है मैं इसको माइनस करूंगा। तो ये तो था इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद अब इसमें आगे जो आइटम्स हमें दिए हुए हैं, इन्वेंट्री दी है, तो मैंने बताया इन्वेंट्री की फिगर 2,20,000 से 3 लाख है, कम हो रही है तो ऐड कर देंगे। इसका मतलब जो है इन्वेंट्री हमने क्या करी होगी, बेच दी होगी। अकाउंट्स रिसीवेबल, अच्छा इन्वेंट्री की फिगर सॉरी बढ़ रही है, 2,20,000 से 3 लाख बढ़ रही है, 1,20,000 से बढ़ रही है, तो इन्वेंट्री तुमने परचेज करी, माइनस करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल की फिगर कम हो रही है तो वो तुम ऐड कर दोगे, ये तुम कर सकते हो कि बाकी कैश एट बैंक दिया हुआ है। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बनाऊंगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। ये मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस कैरिड डाउन में लिखूंगा 8 लाख। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है, हालांकि ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट बताने के लिए। ओपनिंग बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आप देख रहे हो नील है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 40,000 का है। इज इट क्लियर? अब उसने क्या लिखा है कि हमने इस साल, पॉइंट नंबर बी की मैं बात कर रहा हूँ, ए भी हो गया, सी भी हो गया है और डी भी हो चुका है। और मेन ये है, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी है 10% प्रीमियम पे। भाई मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की थी, अब 8 लाख की है। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने 4 लाख की इशू करी है। तो मैंने जब इशू करी होगी तो मेरी एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, करेक्ट। अब मैंने 4 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करी और मैंने 10% प्रीमियम पे करी, तो मेरे को 4,40,000 रुपये मिले। अब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक 4 लाख लिखूंगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी बाई बैंक लिखूंगा। अब ये जो फिगर है इसको तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दूंगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसको भी मैं इन्वेस्टिंग बोल दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको भी लिखूंगा, इसको भी फाइनेंसिंग में लिखूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। तो जरूरी नहीं था अकाउंट बनाना, ये मैंने वैसे ही आपको बताया। इज इट क्लियर टू यू? ये तुम वैसे भी कर सकते थे, इसमें मेरे कुछ बताने लायक है नहीं कि नहीं, तो इसको करा जा सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो गया जी। अब उसके बाद यानी कि अब ये आइटम भी हो गया, ये भी हो गया। अब जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐसे क्वेश्चंस में तुमने सिर्फ अकाउंट में लिखना है और कुछ नहीं करना, तो ये भी हो चुका है। अब डिवेंचर 7 लाख से 5 लाख है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तुम लिख दोगे। इज इट क्लियर? बाकी अकाउंट्स पेबल जो है वो 1,04,000 से 1,20,000 है, बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ऐड कर देना 16,000। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को इसमें लगता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कुछ लिखा नहीं है। भाई हम अकाउंट कब बनाते हैं, नीचे जब टैक्स पेड दिया हो या प्रोविजन दिया हो। तो तुम्हें ये प्रोविजन का अमाउंट तो मालूम है ना, 1,40,000 का प्रोविजन बनाया है, तो इसलिए तुम्हें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो देखो यहाँ पर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, और ये फिगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ये इनकम स्टेटमेंट में दी हुई थी, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। तो 1,80,000 जो अमाउंट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे टैक्स पेड लास्ट आइटम के रूप में, और प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करने के बाद है, तो इसलिए इसको ऐड भी करेंगे। बाकी ये शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है। अब वेट देखो, अभी तक जो हमने करा है वो तो ठीक है, लेकिन जब, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करा था, स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, P&L बनाया था। उसके बाद फिर मैंने
नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करना शुरू करा। जब हम फिनिश कर लेंगे तो ये मत सोचना, यानी कि बैलेंस शीट के सारे आइटम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो ये मत सोचना एकदम से क्वेश्चन सारा आंसर कंप्लीट हो गया है। चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन दिया था, तो डेप्रिसिएशन की फिगर हमने निकाल ली थी, जो भी निकली थी 44,000 वो हमने ऐड भी कर दी है। अब इसमें देखो तुम्हें क्या देखना है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड दिया हुआ है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पेड हुए हैं, तो एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम लिखोगे नंबर 1, और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना मत भूलना। इसी तरह से इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है, वहाँ तुम ऐड करोगे। और जब तुमने इनकम रिसीव करी है नॉन ट्रेडिंग इनकम में, हम माइनस भी करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नेट इस प्रॉफिट से पहले है, यानी कि ये इस अमाउंट के अंदर एडजस्ट हो चुकी हैं, तो इनको एडजस्ट करना जरूरी है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ। देखो, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, इनफैक्ट यहीं पर है, करेक्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी ऑलरेडी हो चुका है, ये भी एडजस्ट हो चुका है। तो ये चीज़ें खास तौर से लास्ट में ये चेक कर लेना चाहिए कि जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या कोई इंटरेस्ट के एलिमेंट तो नहीं है। अगर हैं तो उनका ट्रीटमेंट करना मत भूलना, करेक्ट। तो अब तुम देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बार मैं रीड भी कर रहा हूँ। तो अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करा। प्रोविजन फॉर टैक्स जो निकला हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से वो ऐड करेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ हमने जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड जो अमाउंट एप्रोप्रिएशन के हैं वो इसमें एडजस्ट नहीं करने। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आगे बढ़ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि अभी तक जनरल रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट इसमें से माइनस नहीं हुआ है, माइनस नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे दोबारा से उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट था वो हमने ऐड करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड करा, गेन ऑन सेल तो माइनस करेंगे ही, और ये इंटरेस्ट की जो मैं बात बता रहा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो तुमने पे करे हैं, करेक्ट, वो ऐड करते हैं। जो इनकम रिसीव हुई है वो तुम्हारे प्रॉफिट को बढ़ा देती है, इसलिए माइनस करेंगे। तो इसका मतलब जो अभी तक तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल कॉम्पोनेंट्स इतना आ रहा है। फिर इन्वेंट्रीज हमने 80,000 रुपये की माइनस करी, करेक्ट, क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी तो इसका मतलब हमने परचेज करी होंगी। और इसी तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल हमने ऐड करे हैं, अकाउंट्स पेबल भी हमने ऐड करें। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। अब जो इनकम टैक्स पेड है 1,80,000 की फिगर थी, वो तुम माइनस करोगे तो 2,20,000 तुम्हारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? बाकी तुमने प्लांट अकाउंट से सेल की फिगर निकाल ली, परचेज की फिगर निकाल ली, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, और इंटरेस्ट इनकम जो रिसीव हुई, इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई, ये कहाँ से पता लगा? ये कैश, ये इनकम स्टेटमेंट में तुम्हें दिया हुआ था 2,44,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल 4 लाख लिखेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे, तुम इन दोनों को मिला करके भी लिख सकते हो। फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हुए हैं, बाकी डिविडेंड 1,46,000 का जो हमने पे करा है वो लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने पे करे हैं वो लिखेंगे। अल्टीमेटली फिर तुम्हारे पास ये फिगर्स आ जाएंगी। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में अब मेरे को जब इसके बारे में थोड़ा सा पहले से ही पता है, जैसे कि अब मुझे पहले से ही पता है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अब जब मैं इस तरह के क्वेश्चंस में स्टार्ट करूंगा, जब मैं ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँगा, तो मुझे क्या करना है? जैसे कि मैंने सबसे पहले सेल्स का अमाउंट पढ़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स का। ऑफ कोर्स जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके हम अपने फॉर्मेट्स तो पहले ही बना लेते हैं, करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाया, उसके अंदर हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग पहले ही लिख लेना, करेक्ट। अब जब तुम इनकम स्टेटमेंट का जायजा ले रहे होगे तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ करने का। तो करना क्या है, जैसे ही आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड की फिगर देखी, इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट कर डालो। एक्सपेंस पेड कहाँ लिखेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दो, करेक्ट, इमीडिएटली लिख लेना ताकि बाद में प्रॉब्लम ही ना आए। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसको ऐड कर दो। अब इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप माइनस कर दो और अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मालूम है प्रॉफिट है, तो ये माइनस कर दो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, ये भी ऐड कर दो। यानी कि जब तुम इसको पढ़ रहे हो तो इमीडिएटली उसको पोस्ट भी करते चले जाओ।
प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो इमीडिएटली एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अभी तो तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि अभी तुम इनकम स्टेटमेंट को ही पढ़ रहे हो, और बाई पीएनएल पहले ही लिख लो 1,40,000, ताकि तुम बाद में भूलो नहीं। अब तुम इसको पढ़ना शुरू कर दो। जैसे तुमने पढ़ा, जनरली मैंने कहा जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो मेरी एडवाइस ये है कि बैलेंस शीट से पहले ना हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेना, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम्हें कौन सा अकाउंट बनाना है। सपोज तुमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया, यानी कि इसको रीड करने के बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको नजर आएगा प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे ही आप प्लांट पढ़ेंगे तो आप एक प्लांट का अकाउंट ओपन कर लें, उसमें बैलेंसेस लिख लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर लें, बैलेंस लिख लें। अब इसको कंप्लीट करने के पीछे मत जाना, सिर्फ लिख के रख लो। फिर अगला आइटम इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट आपने नीचे पढ़ लिया है कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी ओपन कर दो। फिर उसके अलावा जैसे ही आपने इन्वेंट्री पढ़ा, आपको मालूम है इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट में। इसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली कर दो। मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, मूव कैसे करना है और थोड़ा फास्ट कैसे मूव करना है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं आपको। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसका भी ट्रीटमेंट कर डालो। कैश एट बैंक, जब हमने फॉर्मेट तो बना ही लिया है तो ओपनिंग बैलेंस के आगे लिख डालो 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस के आगे 90,000 लिख डालो। इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे तो नीचे इन्फॉर्मेशन दी है पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तुम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। करेक्ट। प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो। अब जैसे ही तुमने जनरल रिजर्व पढ़ा, तुम्हें क्लिक क्या होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली यही आएगा, क्योंकि तुम लोगों की आदत बन चुकी है या हम लोगों की आदत बन चुकी है, जनरल रिजर्व का डिफरेंस हम ऐड करते हैं। यहां तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है कि इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में तुमने पहला आइटम अपने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये वाला लिखा होगा, और ये लिखना लाजमी। अगर तुम सोचोगे मैं इसको नॉर्मल तरीके से दिखा दूं करके, तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तुमने पहले ही लिखा है, बस तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अगर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसमें से जनरल रिजर्व तो माइनस हुआ ही नहीं होगा, तो दोबारा क्यों ऐड करना। तो इसलिए इसको तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ ऐड नहीं करोगे। इज इट क्लियर टू यू? सर इसका क्या करेंगे? तो इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जैसे क्योंकि तुमने क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है, तुमने इमीडिएटली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर लेना है। जैसे तुमने देखा क्वेश्चन जो है इनकम स्टेटमेंट का है, तो एक पीएनएल अकाउंट ओपन कर लेना। अब पीएनएल अकाउंट में जाहिर है जब तुमने अकाउंट ओपन करा होगा तो उसका बैलेंसेस भी तुमने लिख लिया होगा, हाँ भाई ओपनिंग बैलेंस 16,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 70,000 है। अब जैसे ही तुम जनरल रिजर्व पढ़ोगे, तो जनरल रिजर्व जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ लिखते हैं, एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। वो डिफरेंस तुम यहां लिखना चाहते हो तो यहां लिख लो। करेक्ट। डिवेंचर है, उसको तुमने पे कर दिया, अकाउंट्स पेबल कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। यानी कि अब तुमने मेन चीज जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तुमने यहां पर लिखना है। 2 लाख कितना था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2,40,000 का था। तो अब तुमने वो लॉजिक लगाया, क्योंकि जनरल रिजर्व तो तुम लिख ही चुके हो ना, अब तुम्हारे लिए और भी इजी मैंने कर दिया। 2,56,000, 2,56,000 में से अब तुम डिफरेंस लोगे। अब जो भी डिफरेंस आ जाएगा उसको डिविडेंड मान लेना, तो 1,46,000। इस तरीके से तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन में मूव करना है। मूव करने मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि बच्चे कहाँ अटकते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम। तो मैंने क्या कहा, पहले तो कभी भी क्वेश्चन करें आप अपनी फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें। इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो रीड करते हुए जो जो आइटम आपको लिख रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में उनको उसी टाइम लिख लेना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। और उसके बाद अब आपको ये पीएनएल के बारे में भी पता लग गया है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया, कैसे करना है? पक्का? राइट सर, पक्का आ गया ना समझ में? ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम एक, क्योंकि ये मैंने टफ क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें कराया, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, लीजिए जी, लो जी, क्वेश्चन नंबर 3.1 को देखें। 3.1 को अभी स्टार्ट करते हैं 5 मिनट के रेस्ट के बाद। ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं।
वेलकम अगेन। तो बड़े 3.1 को देखें फटाफट। अब 3.1 में क्या कह रहे हैं। अब पहले तो ये इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ये इनकम स्टेटमेंट उसने अब की बार यहाँ पर दी हुई है। मैंने कहा पहले आप इनकम स्टेटमेंट को रीड करें। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 क्या है। सेल्स है 8,10,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हें दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इमीडिएटली आपने क्या करना है, कैश अपनी फॉर्मेशंस आपने ओपन कर ली, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दो, ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी ऐड कर दो। करेक्ट। यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको अगर ये लग रहा है कि कोई आइटम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करना है या माइनस करना है तो उसकी एडजस्टमेंट करनी, मूव कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। उसके अलावा इनकम टैक्स प्रोविजन दिया हुआ है। इमीडिएटली आपको प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नहीं भी बनाना है तो कम से कम एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ओपन कर दो और उसमें बाय P&L लिख दो। देखो इनकम यहाँ ये नहीं लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इनकम टैक्स के इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम टैक्स दिया रहता है उसका मतलब प्रोविजन ही होता है। इज इट क्लियर टू यू। तो ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स तुम्हें दिया हुआ है तो इसको तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बाय P&L तुम पहले ही लिख लो। करेक्ट। और तुम्हें इतना भी मालूम है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अब तुम उसके बाद तुम्हें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये पहला आइटम आपका बन जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्स भी आप उसमें ऐड कर लेना, यानी कि पहले काम तो ये कर ही लेना है। अब उसके बाद मैंने कहा था बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले आप अपनी नीचे की इंफॉर्मेशंस को भी देख लो, एक बार उसका जायजा ले लेना चाहिए। दूसरा कैसे मूव करना है ये बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड 40,000 का डिक्लेयर भी करा है और पे भी करा है। इस क्वेश्चन में तुम्हें दे ही दिया है कि डिविडेंड 40,000 का तुमने डिक्लेयर करा है और पे करा है। फिर उसने कहा है कि मशीनरी विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 74,000 was sold during the year for ₹6,000 and new machinery was also purchased for cash 1 lakh। जाहिर है कि तुम्हें इसका मतलब एक मशीनरी अकाउंट बनानी पड़ेगी। करेक्ट। अभी तो मैंने कहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 1,15,000 in addition to the down payment of 15,000 a 10-year 10% mortgage note was issued to the vendor। एटलीस्ट तुम्हें ये पता लग गया कि ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें गिवन है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें गिवन है तुम चाहो तो इमीडिएटली इनके अकाउंट भी बना सकते हो ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने मशीनरी पढ़ी तो मैं मशीनरी अकाउंट बना लूँगा। अब ये मशीनरी अकाउंट जब मैं बनाऊँगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी मैंने बैलेंस शीट देखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब तुम मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस 3,10,000 लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस 3,30,000 लिखोगे। हम बाद में जब बैलेंस शीट देखेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है मशीनरी पर। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट भी तुम ओपन कर लो और 1,85,000 और 1,31,000 लिख लो। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है पहले मशीनरी से रिलेटेड उसको एक बार चेक कर लो। वो कह रहा है मशीनरी है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 की है। मशीनरी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 की है और कह रहा है उस मशीनरी पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 74,000 का है। 74,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो फिगर आ रही है वो 6,000 की आ रही है। ये 6,000 क्या बता रही है कि रिटर्न डाउन वैल्यू इस मशीनरी की इतनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 74 माइनस करने के बाद अब कह रहा है उसको बेचा 6,000 में। अगर मैंने उसको बेचा 6,000 में तो इसका मतलब कोई नफ़ा या नुकसान नहीं हुआ। 6,000 की चीज़ को 6,000 में बेचा। तो मशीनरी अकाउंट में आप आ गए, आपने यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी 6,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 74,000। अब तुमने इसको बैलेंस करा तो बैलेंसिंग, अच्छा बैलेंस करने से पहले इसको बैलेंस भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे एक और चीज़ लिखी है कि न्यू मशीनरी तुमने परचेज करी है 1 लाख रुपए में। तो उस फिगर को भी मशीनरी अकाउंट में आप लिख देंगे। तो टू कैश आपने लिख दिया तो ये इत्तेफाक से अपने आप टैली हो गया 4,10,4,10। अब आप इसकी पोस्टिंग भी कर लो क्योंकि फॉर्मेशन तो आप ड्रॉ कर चुके हो। तो फॉर्मेशन आप ड्रॉ कर चुके हो तो आपको मालूम है सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में लिख देंगे,
और परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में लिख देंगे। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है उसकी पोस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कर देंगे। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने टैली करा तो बैलेंसिंग फिगर 20,000 आ गई। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो हमने कहीं नहीं लिखना है, इसकी पोस्टिंग यहाँ हो गई। अब ये 20,000 की फिगर आप ऑलरेडी लिख चुके हो। जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ऑलरेडी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 20,000 लिख दिया है, नहीं लिखा है तो फिर आप लिख देना। समझ में आ गया कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक चीज़ मुझे तुम्हें बतानी थी बस। अब मैंने कहा कि मशीनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हमने कर ली है, मशीनरी से रिलेटेड कर ली, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कर ली। अब इस क्वेश्चन में बिल्डिंग दी हुई है 4,75,000 और 580 और केवल बिल्डिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। केवल बिल्डिंग पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है और उसके अलावा लैंड की फिगर तुम्हें गिवन है 50 और 60,000। हालांकि इस क्वेश्चन में लैंड और बिल्डिंग अलग अलग दी हुई है, लेकिन किसी कारण से मुझे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इकट्ठे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा इकट्ठे तो ओपनिंग बैलेंस 475 प्लस 50 5,25,000 लिखूंगा और क्लोजिंग बैलेंस 580 प्लस 60 6,40,000 लिखूंगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग भी बनाऊंगा। अब ये मैंने क्यों इकट्ठे बनाया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा हुआ है कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर करी 1,15,000 की। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग 1,15,000 की एक्वायर करी है, वो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठे दे दिया उसने। बिकॉज नीचे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे है तो इसलिए तुम्हें लैंड और बिल्डिंग का अकाउंट इकट्ठे बनाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि तुमने 15,000 रुपये तो कैश में पे कर दिए, टू कैश 15,000, और कह रहा है बैलेंस के लिए तुमने 10% मॉर्गेज नोट अकाउंट बना दे दिया। 10% मॉर्गेज नोट अकाउंट तुमने दे दिया बैलेंस के लिए, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आप बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट देखो मैंने इकट्ठे बनाया, क्यों बनाया ये बात समझ में आनी चाहिए। तो लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस मिला करके मैंने 525 लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी मैंने मिला करके लिख दिया 640। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट था, उसमें ओपनिंग बैलेंस 215 और 2,25,000 का बैलेंस था, ये भी मैंने लिख दिया। अभी मैंने एंट्री करी कि हमने लैंड 15,000 की खरीदी कैश दिया, लैंड 1,15,000 की खरीदी कैश पेमेंट इतनी करी, एक 10% मॉर्गेज नोट भी हमने पकड़ा दिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया। जो तुमने ये कैश में पेमेंट करी है, ये कैश में पेमेंट कहाँ आ जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो तुमने 10% मॉर्गेज नोट दिया है, तुम्हें एक मॉर्गेज नोट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मॉर्गेज नोट अकाउंट हम बैलेंस शीट में देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस निल है और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख का है। ये मॉर्गेज नोट ये हमेशा अपने आप टैली हो जाएंगे। तुमने मॉर्गेज नोट इशू करा तो यहाँ पर लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तुम देख रहे हो ये अकाउंट अपने आप टैली हो गया, कोई पोस्टिंग नहीं होगी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आता, इसकी पोस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग में हो चुकी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की पोस्टिंग कर दी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को टैली करेंगे तो 2,15,000 और 2,25,000 का डिफरेंस 10,000 का है। तुम्हें याद होगा कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, नहीं ऐड करा है तो ऐड कर देना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इज इट क्लियर टू यू? तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। अच्छा जी, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अच्छा हम पहले नीचे की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में नीचे की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, एक तो प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग से दी थी, मैंने कहा इस इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर ही लो, करेक्ट। अच्छा जी, अब उसके बाद शुरुआत में मैंने आपको कहा हुआ है कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रीड करना है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, और रीड करने के बाद अब आप अपनी बैलेंस शीट से स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्या? और कोई भी आइटम छोड़ो मत। जैसे कि पहला आइटम कैश है, हमने फॉर्मेशन तो ड्रॉ कर ही ली है, तो ओपनिंग कैश के आगे ये लिख दो, क्लोजिंग कैश के आगे ये लिख दो। डेटर्स है, डेटर्स तुम्हें मालूम है कि इस केस में कम हो रहे हैं तो डेटर्स 4,000 रुपये तुम ऐड कर दो, ये वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का आइटम है, करेक्ट। उसके अलावा डेटर्स के अलावा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी कम हो रही है, ऐड कर दो। प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस जो है वो माइनस कर देंगे। फिर मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, अगर नहीं बनाया तो अब मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, उसकी पोस्टिंग हम कर लेंगे। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमने बना करके उसकी पोस्टिंग कर दी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कर दी, तो हमारी एसेट साइड तो पूरी हो गई।
अब हम लाइबिलिटी साइड में आ गए। पहला आइटम है क्रेडिटर्स। आपको मालूम है वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का आइटम है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का आइटम है। ये इनकम टैक्स पेबल दिया हुआ है। इनकम टैक्स पेबल इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो तुम्हें एक इनकम टैक्स पेबल अकाउंट यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैंने यहाँ पर तुम्हें बना करके दिखाया होगा। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जिसको कि इनकम टैक्स पेबल भी कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस तो 5000 है, क्लोजिंग बैलेंस 7000 है, और ये फिगर इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है प्रोविजन, मैंने कहा था पहले लिख लेना। और टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब आपको मालूम है कि टैक्स पेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट आइटम के रूप में माइनस होगी, और प्रोविजन फॉर टैक्स आप ऐड करेंगे क्योंकि आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टैक्स प्रोविजन माइनस हो चुका है, इसलिए ऐड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो नीचे की ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में अब हम मॉर्गेज नोट पर आ गए। मॉर्गेज नोट अकाउंट हमने बनाया था, वो क्लोज हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,50,000 से 4,00,000 बढ़ रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ गई। तो बस अब तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। चलो मैंने करा ही हुआ है। तो उसमें तुम पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेना, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। करेक्ट? यहाँ पर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। ये मैंने तुम्हें बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब तुमने इनकम स्टेटमेंट से जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है उसको लिखा। तो ये लॉजिकल सी बात है कि अगर ओपनिंग बैलेंस इतना है और 75,000 का प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूं, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस टेक्निकली इतना आना चाहिए, इन दोनों का जो भी टोटल आएगा। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है। अब जो डिफरेंस आता है, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा होगा ये सारा का सारा डिविडेंड की वजह से आ रहा है। वैसे तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दे ही दिया है डिविडेंड पेड, तो इसका मतलब तुमने डिविडेंड के लिए इतना पैसा प्रॉफिट से निकाला होगा। इज इट क्लियर टू यू? ये तुम्हें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने बना दिया है, बनाना हो तो बना लेना। तो डिविडेंड 40,000 रुपये जो तुमने डिक्लेयर करा है, अब तुम्हें ये इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो सारा का सारा डिविडेंड में जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो जो ये 40,000 है, एक बार तो हम मैंने कहा जो डिक्लेयर भी है, तो अब आप मान के चलोगे आपने ये पे कर दिया होगा। वैसे ये अकाउंट बना के और क्लियर हो जाता है। जैसे मैं प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाऊं तो मैंने 40,000 रुपीज़ डिक्लेयर करे, तो अब बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड पेड ही आएगी। तो डिविडेंड पेड जो है वो तो फाइनेंसिंग में लिखेंगे, लेकिन अब जो ये प्रपोज डिविडेंड है, जो मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जब अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैं ऐड करूंगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, प्रोविजन तो माइनस हो चुका है इसलिए ऐड करेंगे, लेकिन डिविडेंड तो माइनस नहीं हुआ है ना, तो इसलिए प्रपोज डिविडेंड ऐड नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? बाकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकला था मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, वो तुमने ऐड कर ही दिया है। ये वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स का आइटम है। करेक्ट? ये टैक्स पेड आपने माइनस करा तो ये फिगर आपके पास आ गई। बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीनरी आपने 1,00,000 की परचेज करी, बेची 6,000 में। लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी तो 1,15,000 की, लेकिन कैश तो 15,000 ही बाहर गया है ना। फिर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल और प्रीमियम मैंने मिला करके लिख दिया, और डिविडेंड पेड जो करा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। तो नेट बैलेंस 17,100 आ जाएगा, और उसमें फिर आप ओपनिंग बैलेंस कैश का ऐड कर देना, क्लोजिंग कर लेना, वो आपका आ जाएगा आंसर। तो अब तुम्हें ये इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। मेन चीज मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन में मूव कैसे करना है। पहले इनकम स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है। जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, ये आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला आइटम हो जाएगा। बाकी रीड करते जाओ और आइटम को मूव करते रहो। अब तुम्हें बस दूसरी चीज ध्यान में ये रखनी है कि अब जो P&L अकाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग में मत लिख देना, उसको तुम डायरेक्टली अकाउंट में लिखोगे, और उसके थ्रू आपको डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि वो जनरल रिजर्व है या नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? जनरल रिजर्व और डिविडेंड में कितना अमाउंट जाएगा, ये क्वेश्चंस होते हैं, और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जैसा कि आपको दिमाग में लगता है। ये बेहद आसान से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसका लॉजिक अगर मालूम हो तो ये आसान लगते हैं। अदरवाइज देखो, देखने में इतने बड़े लग रहे हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं कितना टफ है। ऐसे 3.2 को भी तुम घर में जब करोगे तो कर सकते हो इस क्वेश्चन। एक बार एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे, कोशिश तो नहीं, अभी 2 सेशन इसमें लगेंगे इसको फिनिश अप होने में, क्योंकि तुम्हें मालूम है हम बहुत डिटेल में कराते हैं। आपने देखा शुरू में हमने कितने स्क्रैचेस से स्टार्ट करा,
और सारे पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी लेंगे, और इनकम स्टेटमेंट के भारी भरकम क्वेश्चन जो अधिकतर तुम्हें नहीं कोई कराता है तो वो भी हमने कराने की कोशिश करी। जो मैंने 3.4 क्वेश्चन करा था, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन 3.5 है, तो इस क्वेश्चन को तुम खुद कर सकते हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम, नहीं 3.5 है या 3.6 है मेरे ख्याल से। एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लाइन पर क्वेश्चन और है, शायद 3.5 या 3.4 है, तो आप देख लेना और उसको करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।